प्रणाम, सलाम वालेकुम। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रधान है AIMIM के, ऑल इंडिया। आपके तो पार्टी के नाम में ही मुसलमीन है और हमेशा लोग कहते हैं कि आप सेक्युलर बात जी, तो सेक्युलर कैसे हो गए जब आपकी पार्टी के नाम पर खुद मुसलमीन शामिल है नाम में? इसलिए सेक्युलर है क्योंकि भारत के संविधान के तहत और इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है और कोई पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त तक रजिस्टर नहीं की जाती जब तक कि वो भारत के संविधान को नहीं मानती। दूसरी बात यह कि जहां तक नाम का सवाल है तो अकाली दल भी है, शिवसेना भी है, TRS भी है, तेलुगु देशम भी है, AIADMK है, DMK है, TMC है, तो ये सब पार्टियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सारी नजरें आप पर है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आपका निशाना कहां पर है और नजरें कहां पर है? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरी नजरें इन चीजों पर नहीं है। मेरी नजरें इस पर लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि बीजेपी की सरकार ना बने, और दूसरी हमारी जिम्मेदारी यह है हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी हो। और हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक नेता है, उनका एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है जिसकी बुनियाद पर उनके तकालीफ, उनके मसाइल, उनके हल हुए हैं किसी हद तक। अगर कोई किसी से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और किसी के सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब हैं तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी के, और सिर्फ इसीलिए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनका हिस्सा नहीं मिला है। तो इन दो ऑब्जेक्टिव को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने कहा आपका निशाना इस बात पर है कि बीजेपी की सरकार ना बने, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? अब ये तो जनता तय करेगी मैडम कि किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। अब जहां तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है, अखिलेश यादव तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके ख्वाब में आकर उनको बोल दिए कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब शायद उनके ख्वाब की दुनिया में वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अब ये हमारी कोशिश यही है कि हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हों, और जब हम चुनाव में लड़ेंगे तो मैडम आप जानती हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट किसी से वो पिक एंड चूज नहीं कर सकता। तो जाहिर अखिलेश के कैंडिडेट को भी हम हराएंगे, बीजेपी को भी हराएंगे, BSP रहेगा उनको भी हराना पड़ेगा ताकि हमारी कामयाबी हो सके। पिछली बार आप 38 सीटों पर लड़े थे उत्तर प्रदेश में। 2017 के चुनाव में 37 पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार क्या गारंटी है कि आप जितनी सीटों पर लड़ेंगे सब पर आप किसी ना किसी को हरा ही देंगे? मैडम, इंसान की जिंदगी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, मौत तो बरहक है। मगर मैं ये बता सकता हूं कि 5 साल में हमारी पार्टी के जिम्मेदारों ने संगठन पर बहुत मेहनत की, और 5 साल में कई हमने जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे आज से 6 महीने पहले, हमने 22-23 जगह पर कामयाबी हासिल की और 20-25 जगह पर दूसरे मुकाम पर आए। तो मुझे यकीन है कि पहले से बनिस्बत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपनी दुआओं से, आशीर्वाद से, वोट से हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। आपकी बात सही है, 2017 में आपने जो आंकड़े बताए बिल्कुल सही है, मगर अभी बहुत जमीन आसमान का फर्क हुआ है। बहुत अच्छी हम लोगों ने अब तक कैंपेनिंग की कोड ऑफ कंडक्ट के इम्पोज होने से पहले, तो मुझे यकीन है कि अच्छा होगा। हाँ जी, कोड ऑफ कॉन्डक्ट से पहले आपने बहुत सी ऐसी बातें कही जो शायद कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद आप नहीं कह सकते थे। आपने कहा था कि अल्लाह उनको ठीक करेगा जो इस वक्त योगी की शरण में है, अल्लाह उनको ठीक करेगा। बहुत अच्छी बात थी जो आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट से पहले कह दी, इसलिए शायद आपने धर्म संसद पर इतनी ऑब्जेक्शन रेज की है, लेकिन आप पर कोई FIR नहीं हुआ।
अब मैडम, मैं आपको थोड़ा आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूं कि मैंने किसी भी अपनी स्पीच में धर्म संसद की तरह ये नहीं कहा कि किसी एक मजहब को मारने से इंसानियत बच जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि एक एक्स प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में गोली मार देनी चाहिए थी। मैंने ये नहीं कहा कि मिलिट्री को इस्तेमाल करके 20 लाख मुसलमानों का जेनोसाइड कर दिया जाए। मैंने ये कहा कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, जो संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने बिलीफ पर चलूं, और मेरा बिलीफ ये कहता है कि जो लोग जुल्म करते हैं वो अगर बच जाएंगे तो कुदरत का कानून उससे उनसे इंसाफ करेगा। तो इसमें बुरी बात क्या है, क्योंकि हर बुराई का खात्मा तो होगा ना, हर जुल्म का खात्मा होगा। तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट अगर रहता तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता, और क्योंकि उसमें किसी मजहब के खिलाफ तो बात नहीं कही गई। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप मेरी कानपुर की स्पीच का हवाला दे रहे हैं, जो बीजेपी के आईटी सेल ने कट एंड पेस्ट जॉब किया है कि एक 80 साल के मुसलमान बूढ़े को उसकी दाढ़ी लोची गई, उस पर पेशाब किया गया, उसने कंप्लेन की, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर्स को बचा लिया। अगर गोरखपुर में कोई गुप्ता साहब मरते हैं तो मुख्यमंत्री पहुंच जाते, अखिलेश पहुंच जाते, 21 लाख का चेक पहुंच जाता है। वही काशगंज के अल्ताफ पुलिस स्टेशन में उसको मार दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। 22 CAA NRC के प्रोटेस्ट में 22 मुसलमानों को आपने कहा कि आपने कभी मजहब की बात नहीं करी। आपकी तो बात ही यहां से शुरू हुई थी कि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि हम 20% हैं। यादव या दूसरे अन्य कास्ट जो हैं ये तो 6-7% ही होते हैं, 11% ही होते हैं। तो क्या ये मजहब की बात नहीं है? क्या ये कास्ट की बात नहीं है? मुझे नहीं मालूम था कि यादवों का कोई रिलीजन नहीं होता। मुझे नहीं मालूम था, आज मालूम हो रहा है आपके जरिए से, कि ठाकुरों का रिलीजन नहीं होता। मुझे ये नहीं मालूम था कि ब्राह्मणों का, बनियों का, राजभरों का, मौर्या का कोई रिलीजन नहीं होता, कुर्मियों का रिलीजन नहीं होता, कुशवाहों का रिलीजन नहीं होता। मुझे ये आज पता चल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों का रिलीजन होता है। तो आप मुझे नहीं मालूम था कि बीजेपी कहती है कि देश का सबसे बड़ा ओबीसी आप बैरिस्टर साहब हैं, सबसे बड़ा अगर ओबीसी नेता है बीजेपी कहती है वो देश का प्रधानमंत्री है। इस देश का अगर कोई राज्य का चीफ मिनिस्टर सिर्फ मुसलमान हो सकता है तो क्या ये संविधान के तहत कही हुई बात है? मैं पूछना चाह रही हूं आज आपसे। देश का मुख्यमंत्री मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं हिस्सेदारी की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई MY कॉम्बिनेशन की बात करता है और सिर्फ जब पावर मिल जाता है तो Y की अपलिफ्टमेंट की बात करता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप MY के झूठे दावे करते हैं, चीखे मारते हैं और सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, मगर जब सत्ता मिल जाती है तो आप उनको भूल जाते हैं। आप सिर्फ वाई की बात करते हैं, जैसा कि योगी आदित्यनाथ तो अपने आप को योगी कहते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में 50% DM जो है वो ठाकुर और ब्राह्मण है। हर पुलिस स्टेशन में एक ठाकुर पुलिस ऑफिसर मिल जाता है। तो यही तो लड़ाई है। अब आप मैडम, एक एग्जांपल आपको देता हूं, मुझे आधा मिनट दीजिए। ये 3 मिनिस्टर अगर जो रिजाइन किए हैं, क्यों रिजाइन किए? वो पावर में रहने के बावजूद भी 5 साल मलाई खाए, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हमारे समाज से इंसाफ नहीं हुआ। अब आप इसको जक्सटपोज कर लीजिए कि वो मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम माइनॉरिटी जिसको कोई पावर नहीं मिला, जिसके एम्पिरिकल डेटा है उसके बैकवर्डनेस का, वो क्या बोले? 3 मिनिस्टर रह चुके हैं और आज कह रहे हैं कि हमसे इंसाफ नहीं हुआ। आपने उनका इंटरव्यू भी किया था, उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा था। अब पावर में रहकर इंसाफ नहीं हो रहा है तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी जो वोट डाल रही है सब पॉलिटिकल पार्टीज को, उससे सामाजिक न्याय की कोई बात नहीं करता।
चलिए, सुनकर अच्छा लगा कि आप टाइम्स नाउ नवभारत बहुत बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप अभी राजभरों की बात कर रहे थे। अब राजभर साहब के साथ तो आप अलायंस करना चाहते थे, वो तो चले गए आपको छोड़कर अखिलेश बाबा के पास। अब अखिलेश बाबा के पास जाने के बाद आपको राजभरों से भी प्रॉब्लम हो गई है। अखिलेश MY करते थे, आप कहते हैं वो M को भूल गए हैं। तो आप बीजेपी को भी नहीं चाहते, आप समाजवादी पार्टी को भी नहीं चाहते, आप चाहते क्या हैं और किसको चाहते हैं? मैं मजलूमों को चाहता हूं, मैं इंसाफ को चाहता हूं, मैं जुल्म से नफरत करता हूं, एक्सप्लॉयटेशन से नफरत करता हूं, और मैं उन ताकतों से नफरत करता हूं जो हुकूमत के आगे अपना घुटना नहीं बल्कि अपना ईमान और ज़मीर बेच देते हैं। तो ये मेरी चाहत और नफरत का पैमाना है। और अगर मैं भारत के संविधान के तहत, जिसमें प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की, वो कैसे हासिल होगा? सिर्फ तकारीर के जुमलों से हासिल होगा, मीठी मीठी बातों से, या सेमिनार हॉल में बैठकर? उसके लिए पॉलिटिक्स में आपको एक पॉलिटिकल फोर्स बनना जरूरी है। और मेरी पूरी कोशिश यही है कि भारत के संविधान को, भारत के सिस्टम में, डेमोक्रेसी में और उसको मजबूत किया जाए। उसका तरीका यह है कि अल्पसंख्यक समाज को उनको उनका हिस्सा मिले। सिर्फ हम वोट डालने की एक ATM मशीन तो ना बन जाए। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको मेरी बात को कोराबोरेट करने के लिए। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की एक सिटिंग MLA के साथ, अखिलेश यादव ने उनको कहीं का नहीं रखा, बेइज्जती कर दी, उनकी टिकट तक नहीं दिया, उनको एश्योरेंस देकर। यही तो मैं कह रहा हूं, जो पहला पॉइंट मैंने किया था ना कि MY, आप तो सिर्फ Y की बात करते हैं। तो आप चाहते हैं कि बोटी बोटी जो प्रधानमंत्री की करें, उन्हें टिकट भी मिलना चाहिए। आपको इमरान मसूद साहब मुसलमान नजर आ रहे हैं और उनके साथ तौहीन हुई, ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन मोहसिन रजा साहब योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। ये आपके चश्मे पे कौन से रंग का शीशा लगा हुआ है? मेरे चश्मे पर भारत के संविधान चढ़ा हुआ है और रंग है भारत के नेशनल फ्लैग का। मैडम, मेरे चश्मे पे अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं माजरत चाहता हूं, मगर मेरा चश्मा ठीक है। जहां तक रहा सवाल, आपने मोहसिन रजा का कहा, क्या मोहसिन रजा को मैडम नविका कुमारी ये बता रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज कर रही है कि उनको इस विधानसभा के चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा? क्या बीजेपी के 300 MLAs में एक भी मुसलमान MLA जीत कर आया? क्या बीजेपी के 306 MPs लोकसभा में जो उसमें एक मुसलमान MP है? नहीं है। क्यों नहीं है, इसका सवाल देना पड़ेगा सबको। जहां तक इमरान मसूद की तकरीर का मामला है, वो जेल को जाकर आए, मगर जहां तक मुख्यमंत्री की तकारीर, योगी की तकारीर का मामला है, अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री थे तो सैंक्शन तक नहीं दिया, और योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद पर अपने केसेस विड्रॉ कर लिए। ये सच्चाई है, ये भी हकीकत है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने धर्म संसद की बात कही। अब धर्म संसद की बात अगर ले लें तो कालीचरण महाराज अरेस्ट हो गए, उसके बाद जो हरिद्वार के यहाँ बोलने वाले थे महाराज, वो भी अरेस्ट हो गए। लेकिन मुझे ये बताइए कि तौफीक रजा साहब बैठे हैं कल कांग्रेस के डायस पर, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर, और वो तौफीक रजा, वो जब हेट स्पीच करते हैं कि इस देश का युवा है वो मारकाट कर देगा, मुस्लिम युवा निकलकर सबकी एरोगेंस बराबर कर देगा, वो आपको हेट स्पीच नहीं लगती? उस पर आपका कोई ट्वीट नहीं आता, ऐसा क्यों ओवैसी साहब? संविधान आप समझते हैं तो तौफीक रजा की बातों को भी, तौकीर रजा की बात भी आपको समझ आई होगी। क्यों नहीं आपने ट्वीट किया, क्यों नहीं उनका अरेस्ट मांगा? मैं मौलाना तौकीर रजा की पर्सनली बड़ी इज्जत करता हूं। वो कांग्रेस पार्टी में गए, ये सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। मगर अगर वो ऐसी स्पीच दिए हैं तो फिर योगी सरकार क्या कर रही है? उन्होंने बरेली में तमाम जुमे के बाद मुसलमानों को जमा करके कहा कि आइए और हमको आप मार दीजिए, क्योंकि धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया गया था कि मुसलमानों का जेनोसाइड किया जाएगा। अब अगर उन्होंने ये बात कही है
तो फिर सरकार को देखना पड़ेगा ना मैडम, कौन रोक रहा है सरकार को? सरकार तो आपकी है। तो ओवैसी साहब, आपके कहने का मतलब है कि आप धर्म संसद की स्पीचें ज्यादा सुनते हैं, लेकिन जो मौलाना साहब आपको इतने पसंद आते हैं उनकी स्पीचें शायद आप पूरी नहीं सुनते। ये कौन सी बात हुई कि आपको पता ही नहीं? अगर उन्होंने ऐसा नहीं, आप अभी प्रोग्राम चल रहा है, मुझे सुना दीजिए मौलाना तौकीर रजा साहब ने क्या तकरीर कही थी। मैं बोल दूंगा आपको, आप सुना दीजिए। अभी 15 दिन पहले की स्पीच आपको याद नहीं, मुझे सुनानी पड़ेगी, लेकिन धर्म संसद की लाइव टेलीकास्ट आपके पास पहुंचती है। यही मैं पूछ रही हूं, यही वो 80-20 का माइंडसेट है जिस पर आप उंगलियां उठाते हैं योगी आदित्यनाथ पर। 80-20, अगर वो 80-20 कर रहे हैं तो आप भी तो 20-80 कर रहे हैं। नहीं मैडम, 80 मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि धर्म संसद, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि माइनॉरिटीज को खतरा है या मेजॉरिटी को खतरा है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप राइट टू लाइफ तो सबको दिया गया है। धर्म संसद की आप क्यों तायीद कर रही हैं मैडम? धर्म संसद में जो कुछ अनाप शनाप कहा गया, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। सिर्फ दो नहीं है उसमें चाहे रायपुर में कांग्रेस पार्टी के तौकीर रजा आपको सुनाई नहीं देता, ये मेरी इल्तिजा है आपको। बिल्कुल, मैं नहीं सुना। मैडम, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैंने यकीनन मौलाना तौकीर रजा साहब की उस तकरीर की जुमले को नहीं सुना हूं। मैं सुन लूंगा, और अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन रहेगा तो यकीनन मैं पब्लिकली ट्वीट भी करूंगा। चलिए, तो मैं निकालती हूं वो बाइट, हालांकि हेट बाइट है, मैं चलाना नहीं चाहती, आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के साथ बहुत कुछ हुआ है और मेजॉरिटी को कौन सा दंड। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप भारत की तुलना कर रहे हैं रवांडा के साथ, बोस्निया के साथ? 6 मिलियन जूज नाजीज ने मार दिए थे। 8000 बोस्नियक्स मर गए थे बोस्निया के जीनोसाइड में। 8 मिलियन लोग कत्ल हो गए थे, कत्लेआम हो गया था रवांडा में। आप ये क्या कह रहे हैं कि भारत में कुछ ऐसा कभी हुआ है जिसकी आप तुलना कर रहे हैं जीनोसाइड्स जो बाहर के देशों में हुए? एक अमेरिकन है जिसने प्रेडिक्ट किया था रवांडा के जेनोसाइड को, जो आप देख ले सकते हैं, और उन्होंने ये कहा कि भारत में भी रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ एकदम नहीं हुआ। वो इसी तरह के जो धर्म संसद, सो कॉल्ड धर्म संसद में जो स्पीचेस हुए, हेट स्पीचेस के बाद ही टूटूस और हुतूस में वो वहां पे जेनोसाइड हुआ। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जेनोसाइड ऐसा नहीं होता। यहूदियों का भी जेनोसाइड जिसका आपने जिक्र किया, जिसको हिटलर ने किया था, वो तो एक हेट स्पीच से शुरू हुआ। एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जूस के बारे में, जिसकी बुनियाद पर 70 लाख से ज्यादा जूस को कत्ल कर दिया गया। आप बोस्निया की बात करते हैं, सर्बिया के बड़े बड़े लीडर्स ने इसी तरह से बोलना शुरू किया, हेट पैदा किया बोस्नियंस के बारे में, और उसका नतीजा दुनिया ने देख लिया। तो ये तो जितने जेनोसाइड के एक्सपर्ट्स हैं मैडम, वो कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई ये निशानियां नजर आ रही हैं, इसको रोकने की जरूरत है। और देश के प्रधानमंत्री को कम से कम एक ट्वीट कर देते कि भाई ये जो वो देश के प्रधानमंत्री है ना, उन्हें किसी आइडियोलॉजी के प्रधानमंत्री तो नहीं है। की क्या जरूरत है? जब अरेस्ट हो रहे हैं, जब अरेस्ट हो गए यति नरसिंहा नंद जी, कालीचरण जी अरेस्ट हो गए, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जो पहले वसीम रिजवी कहा जाता था जिनको, वो भी अरेस्ट हो गए। तो ट्वीट से क्या साबित करना चाह रहे हैं? ट्वीट तो आपको करना चाहिए क्योंकि आप पावर में नहीं है, वो तो अपने एक्शन से बता रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ, मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा, आई वॉन्ट टू टेल माय हिंदू ब्रदर्स। एक मिनट मैडम, देखिए, देश का प्रधानमंत्री आप मुझे कब बना दिए? मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। मैं जिम्मेदारी लिया हूं कि देश के तमाम समाज को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट में केस के मेंशन के बाद ही सरकार हरकत में आई। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी है इसमें। ये तो रायपुर में कांग्रेस गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड इवेंट था। ये तो दोनों मुलविस हैं इसमें।
तो मुझे ये बताइए, आपको बीजेपी नहीं पसंद, आपको समाजवादी पार्टी नहीं पसंद, अब आप कह रहे हैं आपको कांग्रेस भी नहीं पसंद, आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? 403? नहीं मैडम, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने ये फैसला लिया, पब्लिकली बताया कि हम 100 विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए 100 की 100 भी अगर आप जीत लिए, अगर आप 100 की 100 सीटें भी जीत लेते हैं तो आपको किसी ना किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। अगर सरकार बनानी है, अगर अपने मंत्री बनाने हैं तो किसी ना किसी के साथ तो जाना पड़ेगा ना। ये तो मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक का भी सवाल है। अरिथमेटिक से बनेगी असेंबली? नहीं, आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह आपकी जबान को पूरा कर दे और हो जाए वो। मगर देखिए, ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे कैंडिडेट जीते। मैं भी रियलिटी को जानता हूं और मानता हूं, आप भी देखते हैं। कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हमारे जीते, और अगर ऐसा होता है जैसा आप प्रेडिक्ट कर रही हैं, जाएंगे किसके साथ? ओवैसी जी, किसी का तो दामन पकड़ना पड़ेगा। जरा नहीं, किसी का दामन क्यों पकड़ेंगे? खुदा ना खास्ता हम किसी का दामन क्यों पकड़ेंगे? हमारे को जरूरत ही नहीं है। जब नतीजा आ जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो यकीनन जब आपके टीवी चैनल पर पहले आ जाएंगे, और आपका सौमित जो है छोड़ने वाला नहीं है, वो पकड़ के लाके बिठा देगा आपके सामने, और आप सवाल कर लीजिए, जवाब दे देंगे आपको हम। तो आप पहले से सोच के नहीं रखते क्योंकि आपको लगता है कि कहीं बंगाल जैसा हाल ना हो जाए, तमिलनाडु जैसा हाल ना हो जाए? क्योंकि बंगाल ने भी आपने सीटें लड़ी थी, सब में डिपॉजिट जब्त हो गया आपका। तमिलनाडु में भी 3 सीटें लड़ी थी, बंगाल में 6 सीटें, दोनों जगह आपकी डिपॉजिट जब्त हो गई। हाँ, 2020 में बिहार के असेंबली इलेक्शन में 20 सीटें लड़ी थी और 6 सीटें जीती थी और 14 में डिपॉजिट जब्त हो गया। तो इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ तो बताइए, 100 में से कितनी आएंगी और कितनों पे जब्त होगी डिपॉजिट? मैडम देखिए, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो हाथ को देखकर या सितारों को देखकर हो, तो मेरा ईमान उस पर नहीं है। मुझे जो खुदा ने जो कुछ भी दिया है, मेहनत करना है और कोशिश करेंगे। तो अब ये ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूं कि मुझे इतना बोल सकता हूं, लेकिन ना मैं डेटा क्रंचर हूं। हाँ, मैं पॉलिटिशियन हूं, एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। कॉमन सेंस है तो 100 सीटें लड़ने वाले किसी ना किसी के साथ तो जाएंगे ना। अगर उन्हें सरकार में चाहिए अपना हिस्सेदारी की आप बात करते हैं, तो कौन है ऐसा? क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? कांग्रेस की अगर बहुमत आती है या थोड़ी सी कसर रह जाती है, क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? सफर किसके साथ अगले 5 साल का काटेंगे? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नविका कुमार को आज भी कांग्रेस से उम्मीद बाकी है। मुबारक हो आपको, मुझे तो बाकी नहीं है। नहीं, मगर चलिए, आपकी बात को मान लेते हैं। मगर जनता जब फैसला देगी, नतीजा क्या आएगा, और उसके मुताबिक ही तो हम कुछ बात कर सकेंगे। तो मुझे नॉलेज ऑफ अनसीन तो नहीं है ना। हाँ, कॉमन सेंस मुझे ये कहता है कि मेहनत करो, कॉमन सेंस मुझे कहता है कि स्ट्रेटेजिकली काम करो, और जब नतीजा आ जाएगा तो कॉमन सेंस के लिहाज से फैसला भी लिया जाएगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि सपने में अखिलेश यादव के कृष्ण जी आए थे और वो बन चुके हैं मुख्यमंत्री। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस बार अखिलेश जी ओबीसी लीडर्स को तोड़ कर बीजेपी से लेकर जा रहे हैं। इस बार अखिलेश जी की और समाजवादी पार्टी की क्या पॉलिटिक्स रहेगी और क्या ये जमीन पर सफल होगी? अब मुझे नहीं मालूम मैडम कि कितना वो सफल होंगे या फिर नाकाम होंगे, मगर मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो 2021 जून जुलाई में अगर वो निकल जाते कोविड की सेकेंड वेव के दरमियान में, जब उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल अपने आप को यतीम और लाचार महसूस कर रही थी, तो एक मौका उनको बहुत बड़ा वो खो दिए। अब देखिए, अब जो ये सब नेताओं को ले रहे, मैं वही तो बात आपसे कर रहा हूं कि ये 4.5 साल मंत्री रहे बीजेपी में, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम अपने समाज को इंसाफ नहीं दिला सके, अपनी कास्ट को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही मुस्लिम उत्तर प्रदेश के जो माइनॉरिटी हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई आपको अपना हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, और कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा आपको।
और जब तक आप अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट नहीं करेंगे, अपने आप कामयाब नहीं होंगे, तभी तो जाके हिस्सा मिलेगा। सिर्फ रोने से पुकारने से कोई आपको हिस्सा नहीं देने वाला है। ये जमहूरियत की रियलिटी है। आपको लगता है कि अगर आतीक अहमद आपके साथ आ जाएं तो हिस्सा मिलेगा? आपको लगता है मुख्तार अंसारी आपके साथ आ जाएं तो मुसलमानों को हिस्सा मिलेगा? क्या ये दो नुमाइंदे आपके शोकेस एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से हिस्सा लेना है? और इनके केसेस आप जानते हैं? साहब, उनकी फैमिली हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मुझे मुकम्मल कर लीजिए। अतीक साहब और उनकी फैमिली हमारे साथ है, हम उनके साथ ठहरे हैं। अतीक साहब के खिलाफ कोर्ट ने कोई कन्विक्शन नहीं दिया है अभी तक, नंबर 1। नंबर 2, जब टेनी भारत के लॉ एंड ऑर्डर के मिनिस्टर रह सकते हैं, उन्हीं की गाड़ी से उनके हरदिल अजीज, उनके लख्ते जिगर, उनका नूरे नजर, उनका बेटा 4 किसानों को जान ले सकता है, तब भी मिनिस्टर रह सकता है। तो फिर इसमें अब आप बताइए कौन सी बात है? बीजेपी के पास अभी जो 100 विधायक हैं, उन पर क्रिमिनल चार्जेस उन पर एग्जिस्टिंग है। अभी अतीक अहमद के घर को बुलडोजर तो लगा दिया आपने इलाहाबाद में, मगर क्या टेनी के घर को बुलडोजर लगाए योगी आदित्यनाथ? नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? टेनी के बेटे जी तो जेल में है ना, ब्राह्मण समाज के बेटे के साथ बाप को भी जेल जाना चाहिए। आपकी ये तकरीर है? बिल्कुल। देखिए मैडम, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरी बात समझ में आ जाएगी। मुंबई में जब 92 के ब्लास्ट हुए, उसमें एक लेडी जिसके नाम पर एक मारुति वैन थी जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट को इस्तेमाल किया गया, गाड़ी उसके नाम पर थी, तो उसको सजा हुई, अभी जेल में है। बाप के नाम पर गाड़ी है और गाड़ी से बेटा अपनी बाप की गाड़ी से 4 किसानों को कत्ल कर देता है, तो उसको मंत्री पद से हटाना तो छोड़ो, उसको लोग तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये एक रियलिटी है जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को देखना है, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से हैं और योगी, मोदी, अमित शाह नहीं चाहते कि इलेक्शन से पहले ब्राह्मण समाज को नाराज किया जाए, इसीलिए उनको उस मंत्री पद पर बिठा के रखे हैं। तो आप भी तो ब्राह्मण समाज का दामन पकड़ रहे हैं। पंडित मनमोहन झा साहिबाबाद से टिकट पाए हैं आपकी पार्टी से, जो सिर्फ मुसलमानों को हिस्सा दिलवाना चाहता है, आपकी पार्टी से। हाँ, पंडित मनमोहन झा तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या पंडित मनमोहन झा के बेटे ने किसी किसानों को कत्ल किया? क्या पंडित मनमोहन झा देश के होम मिनिस्टर के एमओएस हैं? पंडित मनमोहन झा की आप टेनी से तुलना हरगिज मत करिए, यह पंडित मनमोहन झा की बेइज्जती होगी। वो एक शरीफ आदमी है, उनका बेटा इस तरह की हरकतें नहीं किया, किसी के गाड़ी को अपनी बाप की गाड़ी से कत्ल किया। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रही हूं कि ये एमबी का फॉर्मूला क्या है? देखिए, मैडम, एमबी का नहीं है, ये मुसलमान ब्राह्मण को टिकट दे रहे हैं और इसमें अरे बहुत मैडम, अभी तो दलित समाज के लोग भी हैं इंशाल्लाह, इसमें दूसरे ओबीसी समाज के लोग भी इंशाल्लाह टिकट हासिल करेंगे, लड़ेंगे हमारी पार्टी से। मगर ये आप देखिए, जो सामाजिक न्याय की जो लोग बात करते हैं, वो क्या करते हैं? क्या किया उन्होंने? कौन सा काम किया? आप ओबीसी की बात करते हैं और पूरा का पूरा आप मलाई आप खा जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैडम। यूपी में 184 यूनिवर्सिटी टीचर्स स्टेट यूनिवर्सिटी में है अपॉइंट हुए, वर्किंग में सिर्फ 3.1 मुस्लिम ओबीसी हैं। अच्छा, 727 असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्टर यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से, ओबीसी के 149 पोस्ट, उसमें खाली ओबीसी मुस्लिम के 4.69। अरे बताइए ना, ये क्यों हो रहा है? फिर जो एमवाई की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, जो दलितों के घर में जाकर खाना खाते हैं, और बताइए फिर ये डेटा क्या कह रहा है पुकार पुकार कर? मैं आपको पूछ रही हूं कि आपको कहा जाता है कि आप वोट कटर हैं। आप वोट काट सकते हैं, लेकिन आप अपना कैंडिडेट जिताना आपके लिए मुश्किल है। ये जो आपको पदवी वोट कटर की मिली हुई है, कोई कहता है आप कांग्रेस की तरफ से करते हैं और उनके साथ आप यूपीए सरकार में हिस्सेदार भी थे, कोई कहता है आप बीजेपी की बी टीम है।
ये आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आप निकले हैं लोगों के लिए इंसाफ लेने, उनका हिस्सा लेने, लेकिन सिर्फ वोट कटर बन के रह जाते हैं? अब जब दोबारा टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव होगा तो मैं टाइम्स नाउ ग्रुप के एमडी से नविका कुमारी के जरिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इन तमाम पार्टीज को एक 10 मिनट के लिए बिठा लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस और ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनको बैठकर तय कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी किसकी बी टीम है। ये बड़ा ही ब्रेकिंग न्यूज का आइटम होगा, यकीन मानिए, और इतनी टीआरपी आएगी मैडम आपको कि कभी इतनी नहीं आई होगी आपको। नहीं, आप इनको हम बिठा दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। टीआरपी का बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। दूर तक जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे एमडी जो है वो पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। हम ही कर लेंगे। हमने आपको भी न्योता दिया, हम सबको न्योता देते हैं और हमारा जो मंच है वो सबके लिए है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, नोमानी जी आपके कॉलीग हैं एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे, उन्होंने आपको ये हिदायत दी है कि भैया वोट मत कटवाइए, एक तरफ मुस्लिम जा रहा है तो उस तरफ जाइए। तो क्या आप उनकी बात मानेंगे, उनकी राय मानेंगे, उनकी हिदायत मानेंगे? मैडम सबसे पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंडियन पॉलिटिक्स से और इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इजाजत नहीं देता। और 2 दिन पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ने लेटर लिखकर कह दिया कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम इस्तेमाल ना करे। आपके एजेंडा होंगे, आप उसको खुल के करिए। अब जहां तक हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का जिक्र कर रहे हैं, मैं अंग्रेजी में कह रहा हूं कि नो कमेंट्स ऑन इट, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में है, मुझे उस पर कोई कमेंट करना नहीं है। मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूं और काम करते रहूंगा। नो कमेंट से ज्यादा कहने की इजाजत देता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? कहता है कि आप बहिष्कार कर दीजिए, कह दीजिए कि ये आउट एंड आउट नॉन सेक्युलर स्टेटमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इजाजत दे देता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? कहिए। जो किसी ने भी इस तरह का लव लेटर मुझे लिखा, आप उनसे पूछ लीजिए। अब इस तरह के हर खत का अगर आप मुझे बुलाकर पूछेंगे तो मैं कहूंगा नो कमेंट, आई हैव नथिंग टू कमेंट ऑन इट। चलिए, तौकीफ रजा पर कोई कमेंट नहीं है, नोमानी साहब पर कोई कमेंट नहीं है। तो मैं आपसे सवाल एक ये भी पूछती हूं कि क्या प्रियंका अपनी सीट डिक्लेयर नहीं कर देनी चाहिए? क्योंकि अब तक योगी आदित्यनाथ जो छठे फेज में जिनका सीट आना है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है और 20 साल में पहले सिटिंग मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव लड़ेंगे। ये शायद उनका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। क्या अखिलेश जी को और प्रियंका जी को भी डिक्लेयर करना चाहिए कि वो लड़ेंगे चुनाव, और अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? पहले तो मीडिया के जरिए यह बात फैलाई गई कि अखिलेश या अब हमारे योगी आदित्यनाथ कहां अयोध्या से लड़ेंगे, और आपके एक रिपोर्टर ने मुझसे सवाल भी किया। मैंने कहा कि ऐलान हुआ है क्या? अब ये मालूम हुआ कि बाबा गोरखपुर चले गए। तो मुझे यकीन है कि गोरखपुर की जनता ताप्ती नदी पर जो लाशें बह रही थी उसका याद रखेंगी। अब जहां तक सवाल वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज का है, उनके जिम्मेदार तय करेंगे। मैं कौन होता हूं उनकी पार्टी की तरफ से बात करने के लिए? वो खुद बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उनके बारे में क्यों कमेंट करूं? उस पर भी नो कमेंट। मैं हर चीज पर आप नो कमेंट कर देते हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है ओवैसी साहब। चलिए ये बताइए कि 47 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी है जहां 5000 से कम के वोट डिफरेंस में फैसला हो जाता है। अगर आप इन सीटों पर 5000 वोट भी ले जाएं तो बीजेपी की गाड़ी, मेट्रो, रेल, एक्सप्रेसवे वो तो निकल जाएगी। इसीलिए आपको कहा जाता है बीजेपी की बी टीम। नहीं, मुझे आपके जरिए से मालूम हुआ कि इलेक्शन सिर्फ मेरी पार्टी एमआईएम लड़ रही है, कोई दूसरा तो लड़ ही नहीं रहा है। और मैं आपका बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कम से कम हमको इतना काबिल तो समझा कि हम इतने वोट ले जाएंगे। आपका बेहद शुक्रिया। देखिए, बीएसपी भी तो लड़ रही है, कांग्रेस भी तो लड़ रही है, समाजवादी भी तो लड़ रही है, बीजेपी के अलाइज भी तो लड़ रहे हैं, मगर ये सवाल किसी से नहीं किया जाता। और मुझे इस बात की सख्त ऑब्जेक्शन है कि 2019 में सपा और बीएसपी मिलकर लड़े,
75% मुस्लिम वोट लिया, 75% हिंदू वोट बीजेपी को गया, तब भी वो लोग सिर्फ 15 सीट जीते। तब ये कोई नहीं कहा कि भैया आपको मुस्लिम वोट तो मिला, हिंदू वोट क्यों नहीं मिला, यादव वोट क्यों नहीं मिला, आपको पासी धोबी वोट क्यों नहीं मिला, आपको ओबीसी का वोट क्यों नहीं मिला। ऐसा लगता है कि हर चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता है, दूसरा तो कोई वोट डालता ही नहीं है। इस पर मुझे स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन का है इसके ऊपर। ओवैसी साहब, पूछना आपसे चाहती हूं कि लोगों का कहना यह भी है कि पहले तो आप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से कोई ना कोई समझौता, अंडरस्टैंडिंग करना चाहते थे। जब उन्होंने किया नहीं आपसे तो आपने उन्हें भिखारी बुला दिया। ये भिखारी की पदवी क्यों दी आपने अखिलेश यादव को? मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जब मीडिया के जिम्मेदारों ने हमसे सवाल किया कि आप इस चुनाव में अलायंस करेंगे, तो मैंने कहा कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हम अलायंस करेंगे। मगर इसका हरगिज ये मतलब निकालना गलत है कि हम बेचैन थे कि हमारा अलायंस हो जाए समाजवादी पार्टी से। हरगिज नहीं है। आपने मीडिया के जिम्मेदारों ने सवाल किया, हमने उसका जवाब दिया। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार है कि वो अलायंस करे या ना करे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मगर यह बात बिल्कुल सही है कि 2019 का इलेक्शन का डेटा यह कहता है कि 75% मुसलमानों ने समाजवादी बीएसपी को वोट दिया। 2017 का डेटा यह कहता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट अखिलेश को मिला। 2012 का डेटा यह कहता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला। मगर वोट तो आपको हमने भीख में दे दिया, मगर आपने हमको भिखारी बनाकर रख दिया। मुजफ्फरनगर का राइट हुआ तो आजादी के बाद 50,000 मुसलमान बेघर हो गए। आपने इंसाफ नहीं किया। आप 19 में आपके पास आजम खान साहब जीत गए, शफीकुर रहमान बर्ग जीत गए, डॉक्टर ST हसन जीत गए, और आप जीते और आपके वालिद साहब जीते। बताइए फिर आप आज वही इमरान मसूद को फिर से ला रहा हूं, आप उसको भरोसा दिलाकर, यकीन दिलाकर टिकट देने का वादा करते हैं और उसको आप कहीं का नहीं रखते हैं। छोड़िए उनकी स्पीच को, वो उसका जवाब देंगे। मगर सवाल इसका यह है ना मैडम कि अगर आप किसी को बुलाकर, जबान देकर, यकीन दिलाकर अपनी पार्टी में शामिल कराकर उनको अब जलील और रुस्वा करते हैं, कहीं का नहीं रखते, तो ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को देखना है। एक 10 साल का जमीरुल्लाह जिसको जयंत चौधरी ने डाइस से ढकेल दिया, उसके घर पर माफी चाहिए, आज उसको आप दूर कर देते हैं। तो यही तो सब मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जनता को जो सामाजिक न्याय की बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते हैं, कौन सा सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं? जब आप घर को बुलाकर किसी को जबान देकर आप धोखा देते हैं तो कौन यकीन करेगा आप पे? कौन आपके वादों पर भरोसा करेगा? उन्हें भिखारी कह दिया, अगर मेरा दुश्मन भी मेरे घर को आ जाता है तो मेरी अखलाकी फरीजा है। नहीं, समाजवादी पार्टी कहती है आप उनको क्यों भिखारी कह रहे हैं? वो तो उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अगर वोट मांग रहे हैं तो ये उनका हक है। लेकिन आप तो हैदराबाद से आकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, तो भिखारी आप हुए। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है। मैडम देखिए, श्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल सांसद बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी का एक MLA महाराष्ट्र में है जो शिवसेना जैसी कम्युनल पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। वो शिवसेना जिसके मुख्यमंत्री ने हालिया असेंबली सेशन में खड़े होकर कहा कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया। और ये बात मुझे भारत का संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है। और मैं कहां अपनी नेतागिरी को, अपनी मकबूलियत को, अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए उत्तर प्रदेश आ रहा हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश में सही मानों में सामाजिक न्याय और मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया हूं, ना कभी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों के आंखों पर पर्दा पड़ चुका है क्योंकि गुरूर में आ चुके हैं। और अखिलेश तो खैर मुख्यमंत्री बन जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि वो सबसे कह रहे हैं कि मैं बन चुका हूं भैया, अब आप घर में बैठ जाइए। तो ठीक है, घर में बैठिए, गुलाब जामुन खा लीजिए और ख्वाब में आप राजभवन चले जाइए और ख्वाब में राजभवन में शपथ ले लीजिए। हो गया काम, अब इसमें क्या बाकी रहा? चलिए ओवैसी जी, मेरी इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम रैपिड फायर हिस्सा कहते हैं। इसमें
जल्दी जल्दी मैं सवाल पूछूंगी, छोटे सवाल, और आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर। देश का सबसे बड़ा नेता कौन? जी, देश का सबसे बड़ा नेता कोई है ही नहीं अभी। देश का सबसे बड़ा नेता इंशाअल्लाह ताला देश की जनता ही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के भाग रहे हैं आप। सबसे बड़ा नेता कौन? आपको एक वर्ड में जवाब देना है। ना 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 नहीं, मेरा मानना यह है कि इस देश में अगर सबसे बड़ा नेता हुआ है गांधी से बड़ा तो अंबेडकर, मेरा मानना वही है। अरे प्रेजेंट टाइम की बात करिए, हिस्ट्री खत्म हो गई, ये कोई इतिहास का लेसन थोड़ी है। ना 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 मैडम, हिस्ट्री तो कभी खत्म नहीं होगी अंबेडकर की। ना अंबेडकर की हिस्ट्री खत्म होगी, ना सालार की हिस्ट्री खत्म होगी। ये तो जिंदा हैं, हमको ये लोग फ्यूचर दिखाते हैं, ये लोग हमको उम्मीद दिलाते हैं अपनी कुर्बानियों से। दूसरों के लिए हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मगर असदुद्दीन ओवैसी के लिए अंबेडकर और सालार हमेशा रहेंगे। ये नहीं, हिस्ट्री खत्म नहीं होगी इनके लिए, तो ये खुद हिस्ट्री का हिस्सा है। चलिए फिर मैं आपको ऑप्शंस देना शुरू कर देती हूं। किसमें बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, योगी या अखिलेश यादव? दोनों ने बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को। हमारे जो चॉइस नहीं है वो आप कैसे चुन लेंगे? चॉइस दो की है। अरे मैडम, आप मेरे कनपट्टी पे बंदूक भी रख देंगे तो यही जवाब मिलेगा असदुद्दीन ओवैसी से आपको। नहीं तो योगी या अखिलेश, और 10 मार्च को इनमें से एक चुनना पड़ेगा। नहीं, वो तो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी मैडम। मैं तो कह रहा हूं कि ओवैसी साहब, मैंने सुना था और मैं आपसे कई बार मिल भी चुकी हूं, आप तो सीधा, सटीक, डायरेक्ट, नो कंफ्यूजन वाले इंसान हैं। आपको इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है ये सवालों के जवाब देने में? रैपिड फायर है, रैपिड फायर के सेंस में करते हैं, नहीं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आप हार जाएंगे। पॉलिटिशियन, मैं नविका कुमारी के शो पे हारने को तैयार हूं। कमाल करते हैं। सबसे स्मार्ट पॉलिटिशियन कौन है आज देश में? स्मार्ट पॉलिटिशियन? अरे अगर स्मार्ट होते तो देश में इतना इन्फ्लेशन नहीं होता। अगर स्मार्ट होते तो चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठता। अगर स्मार्ट होते तो कोविड की सेकेंड वेव में लाखों लोग नहीं मर जाते। कोई स्मार्ट नहीं है, सिर्फ सब अपॉर्चुनिस्टिक हैं और देश की जनता को हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर के नाम पर धोखा दे रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं। कोई स्मार्ट नहीं है मैडम, सब अपॉर्चुनिस्टिक हैं, सेल्फिशली काम कर रहे हैं और देश की गरीब आवाम उसका खमियाजा भुगत रही है। सर ये रैपिड फायर नहीं है। सबसे अनस्मार्ट पॉलिटिशियन कौन है? ये तो आपकी लिस्ट लंबी होगी। ठीक है, चलिए क्या कहा आपने? सबसे अनस्मार्ट या अनस्ट्रेटेजिक पॉलिटिशियन कौन है? देखिए, स्मार्ट पॉलिटिशियन किसी हद तक मैं कह सकता हूं कि हमारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर केसीआर है। चलिए, और ओडिशा के सीएम हो सकते हैं स्मार्ट। और अनस्मार्ट? अनस्मार्ट में तो लंबी लिस्ट है मैडम, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। पहला नाम बता दीजिए, बस पहला नाम। लंबी लिस्ट है, टॉप ऑफ द लिस्ट का पहला नाम। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी आ सकता है। मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं समझता हूं। सर वो नीचे आएगा ना, ऊपर वाला नाम बता दीजिए। ऊपर ही डाल दीजिए मैडम मुझे, क्योंकि हम तो बदनाम जमाना है, तो जाहिर है चलिए बदनाम हो तो क्या हुआ, नाम तो इतना सेफ खेल रहे हैं आप। अगर बैटिंग ही नहीं करेंगे तो रन कैसे बनेंगे? आपके हिसाब से मुस्लिमों को किसने सबसे ज्यादा ठगा? कौन सी पार्टी? पूरे कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी? सुनिए, 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, इन तमाम ने मिलकर मुसलमानों का ये हाल कर दिया उत्तर प्रदेश में और देश में। सर आपको लाइफलाइन लेनी पड़ेगी और आप 4 में से एक बताइए, नहीं तो आप फेल होते हुए नजर आ रहे, पास ही नहीं हो रहे। नहीं मैडम, मैं तो आपके रैपिड फायर में फेल होने को तैयार हूं, क्योंकि सच्चाई को बता रहा हूं। अगर सच्चाई को बताना फेल होने के बराबर है। किसने ज्यादा ठगा, कांग्रेस के बीजेपी? कांग्रेस के बीजेपी के समाजवादी? कोई मुस्कुराकर वार करता है, कोई गुस्से में वार करता है, फर्क यही है बस। एक चीज जो भारत के इतिहास में बदलना चाहते हैं आप?
भारत के इतिहास में बदलने का अगर होगा तो मैडम काश गांधी का कत्ल ना होता, काश दिल्ली मैसेकर ना होता, काश सिखों का जेनोसाइड ना होता, चलिए, काश इतने फसादात ना होते। धर्म और राजनीति में से एक चुनना हुआ तो किसको चुनेंगे, धर्म या राजनीति? संविधान को। शरिया कानून बेहतर है या भारत का संविधान? संविधान शरीयत पर अमल करने की इजाजत देता है, तो इसलिए कहूं संविधान। मुझे मालूम था आप ये सवाल करने वाले हैं, इसलिए मैंने संविधान कहा। भारत माता की जय या अल्लाहू अकबर? जय हिंद। भारत माता नहीं कहेंगे। पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? नहीं, जय हिंद कहेंगे। अरे क्या कर रहे होते? कुछ भी नहीं कर रहे होते। क्या नहीं मालूम मैडम। ये सवाल जो है ना, ये बड़ा ये कोर्स से बाहर का आ गया लगता है। नहीं मालूम, आप इतने साल गुजार दिए। पॉलिटिकल करियर का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? आपकी मंजिल क्या है पॉलिटिकल लाइफ में? मेरी मंजिल यही है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मजलूमों को इंसाफ मिले, भारत एक ताकतवर देश बने, भारत में ये गरीबी मुफलिसी का खात्मा हो सके, भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं, दलित्स हैं, उनको उनका जायज़ मुकाम मिले। ये 5 चीज़ों पर मेरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है। नहीं मालूम ज़िंदगी की शमा कब तक जलते रहे, ज़िंदगी कब तक वफा करे, मगर ये कोशिश करते रहेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन, मोदी या कोई और? 2024 तो बहुत दूर है मैडम, अभी तो यूपी हो जाने दीजिए, फिर 24 से पहले यूपी में योगी या अखिलेश, कौन जीतने वाला है? प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन ये है कि जिन उत्तर प्रदेश के जनता की मां बहनों की लाशें तीर रही थी, जो नौजवान बेरोजगार, अवसर जवाब देंगे। और कांग्रेस उभर कर वापस सत्ता में आ सकती है, हाँ या ना? हम हैदराबाद में एक कहावत कहते हैं कि बासी कड़ी को कभी उबाल नहीं आता। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर कौन, ओवैसी या अखिलेश? उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा चैलेंज देगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप खाली समय पाते हैं तो क्या करते हैं ओवैसी साहब? अरे क्या करते हैं मैडम, घर में माशाल्लाह से बीवी है, बच्चे हैं, उनके साथ रहते हैं, पार्टी का काम करते हैं, तो वही करते हैं। और क्या करते हैं, नॉर्मल इंसान हूं, वो वैसा कोई खास बात नहीं है। चलिए, आज आपने बहुत वो कहते हैं ना कि राहुल द्रविड़ जैसा सिर्फ डिफेंसिव बैटिंग करी है, लेकिन तभी कहा जाता है उनको द वॉल। शायद और राहुल द्रविड़ भारत की क्रिकेट टीम का कोच भी है जी। तो आप कोचिंग दे रहे हैं इस वक्त उनको जो सत्ता पाना चाहते हैं और हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, यह आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए ओवैसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बेहद शुक्रिया आपने मुझे आने, थैंक यू वेरी मच मैडम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक यू।